और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। केदारनाथ से गौचर के बीच भीमबली के पास एक हेलीकॉप्टर घाटी में गिर गया है। इसे वायुसेना के Mi-17 से एयरलिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन हवा के असर और हेलीकॉप्टर के वजन से बैलेंस बिगड़ने लगा, जिस वजह से पायलट ने उसे घाटी में ड्रॉप कर दिया। क्रिस्टल एविएशन का एक हेलीकॉप्टर 24 मई को खराब हो गया था। इसमें 6 यात्री सवार थे। हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग से पहले हवा में 8 बार लहराया था, तभी से ये हेलीपैड पर खड़ा था। इसकी गौचर एयरबेस पर रिपेयरिंग होनी थी। हेलीकॉप्टर में ना तो कोई यात्री था ना सामान, इसीलिए किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। एसडीआरएफ के जवान हेलीकॉप्टर के मलबे तक पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीर केदारनाथ से सामने आई है। सवाल ये कि खराब हेलीकॉप्टर जिसको रिपेयर किया जाना था, वो हेलीकॉप्टर आखिर संचालित कैसे किया गया है। हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग से पहले हवा में 8 बार लहराया था, तभी से ये हेलीपैड पर खड़ा था। इसकी गौचर एयर बेस पर रिपेयरिंग होनी थी। हेलीकॉप्टर में फिलहाल कोई यात्री नहीं था, कोई सामान नहीं था, इसीलिए कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हेलीकॉप्टर घाटी में गिर गया। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रही हैं। Mi-17 से ले जाया जा रहा था ये हेलीकॉप्टर। बड़ी जानकारी इस वक्त की केदारनाथ से गौचर के बीच भीमबली के पास ये हेलीकॉप्टर घाटी में गिर गया। इसे वायुसेना के Mi-17 से एयरलिफ्ट किया जा रहा था। दरअसल रिपेयरिंग के लिए से एयरलिफ्ट किया जा रहा था Mi-17 से, लेकिन हवा के असर और हेलीकॉप्टर की वजन ज़्यादा होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ चुका और उसके बाद पायलट ने उसे घाटी में ड्रॉप कर दिया। क्रिस्टल एविएशन का एक हेलीकॉप्टर 24 मई को ये खराब हुआ था। इसमें 6 यात्री सवार थे। हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग से पहले हवा में 8 बार लहराया था, फिर इसे हेलीपैड पर खड़ा कर दिया गया। वहां पे गौचर एयरबेस पर रिपेयरिंग इसकी होनी थी। हेलीकॉप्टर में फिलहाल कोई यात्री और सामान नहीं था, इसलिए जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। एसडीआरएफ के जवान हेलीकॉप्टर के मलबे के पास पहुंच चुके हैं, मलबे को अपने कब्जे में लेने के लिए। तो क्रिस्टल हेलीकॉप्टर, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। दरअसल रिपेयरिंग में ये हेलीकॉप्टर लगाया गया था और इसको Mi-17 से एयरलिफ्ट किया जा रहा था। बीच रास्ते में ही ये हेलीकॉप्टर घाटी में गिर गया, जिसकी तस्वीरें आई हैं। मलबे की तस्वीर आप देख सकते हैं। आज सुबह लगभग 7 बजे Mi-17 द्वारा क्रिस्टल के खराब पड़े हेलीकॉप्टर को टो करके नीचे लाया जा रहा था, जिसमें लगभग 7 बजे के आसपास लिंचोली के ऊपर वह हेलीकॉप्टर थोड़ा सा डिसबैलेंस होने लग गया, जिसमें पायलट ने देखा कि इससे Mi-17 को खुद खतरा हो सकता है। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा नीचे ला करके, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो, उसके दृष्टिगत उसको नीचे ला करके ड्रॉप कर दिया। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हताहत नहीं हुआ है, कोई भी कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है और सभी लोग सेफ हैं। अगली अहम खबर, आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है। टीएमसी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र से मृत्यु दंड देने के लिए कानून बनाने की मांग की गई है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुए रेप मर्डर मामले को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग चल रही है। अब कुछ ही दिन पहले बीजेपी के बंगाल बंद का जवाब अब टीएमसी देने वाली है। टीएमसी बीजेपी को उसी अंदाज में जवाब देने का मन बना चुकी है। टीएमसी ने आज पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर ऐसे मामले में आरोपियों को मृत्युदंड देने के लिए कानून बनाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल से खबर, टीएमसी आज सड़कों पर उतरेगी और जगह जगह प्रदर्शन करने वाली है। टीएमसी कार्यकर्ता आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना के बाद से ही पूरे पश्चिम बंगाल में हर दिन प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इससे पहले नबरना मार्च, फिर उसके बाद बीजेपी ने अपना प्रोटेस्ट शुरू किया और अब टीएमसी कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं। ऐसे में आरोपियों के लिए सख्त सजा की मांग की जा रही है। कुछ बड़ी बातें भी आपको बताएंगे। बीजेपी टीएमसी के बीच लगातार जुबानी जंग चल रही है। लगातार दोनों तरफ से एक दूसरे पर कटाक्ष किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि ममता सरकार में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो वहीं
टीएमसी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। कुछ बड़ी बातें देखिए इस वक्त पश्चिम बंगाल को लेकर। हम आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है और ममता बनर्जी ने, आपको याद होगा, अभी हाल फिलहाल में ही उन्होंने कहा था कि आज वो उनकी पूरी पार्टी जो है प्रदर्शन करने वाली है। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग लगातार की जा रही है। ममता बनर्जी की केंद्र सरकार से मांग ये है कि इस पूरे मामले में आरोपी को सख्त सजा हो। मृत्यु दंड देने के लिए कानून बनाने की मांग ममता बनर्जी कर रही हैं। और आज टीएमसी कार्यकर्ता जब सड़कों पर होंगे, प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे, तो उनका कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त सजा होनी चाहिए। अभी कल ही जो राज्यपाल हैं वो दिल्ली आए थे और गृहमंत्री से बात की थी। उन्होंने ताला लगाओ अभियान, बीजेपी का हल्ला बोल, आपको याद होगा ताला लगाओ अभियान जिसकी शुरुआत बीजेपी अब करने जा रही है। बीजेपी महिला मोर्चा भी इसमें शामिल, राज्य महिला आयोग का घेराव करने की रणनीति, और अब ऐसे में लगातार प्रोटेस्ट हर दिन किया जा रहा है। बीजेपी ने भी 7 दिनों की इजाजत मांगी है प्रोटेस्ट करने की। तो बीजेपी एक तरफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी भी आज प्रोटेस्ट कर रही है। 30 अगस्त टीएमसी के स्टूडेंट स्विंग का प्रोटेस्ट हमने देखा था कि किस तरह से नबन्ना मार्च में शामिल होकर भारी संख्या में प्रोटेस्ट करने के लिए प्रदर्शनकारी मौजूद थे। हर ब्लॉक में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन 31 अगस्त को देखने को मिला। 1 सितंबर को अब देखिए टीएमसी के महिला मोर्चा का हल्ला बोल होगा। 1 सितंबर की ये रणनीति तैयार की गई है टीएमसी की तरफ से कि महिला मोर्चा जो है नजर आने वाली है सड़कों पर। पहली मांग जो है रेप से निपटने को लेकर सख्त केंद्रीय कानून बने, ये मांग की गई है चिट्ठी के जरिए। ममता बनर्जी ने मांग की है। दूसरी मांग उन्होंने रखी है कि कानून में सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। तीसरी मांग उन्होंने ये रखी है कि तय समय सीमा में मामलों का निपटारा हो जाए। तो ये 3 मांगें जो हैं चिट्ठी के जरिए ममता बनर्जी ने केंद्र तक पहुंचाई है और ये चिट्ठी एक बार फिर से ममता बनर्जी की तरफ से लिखी गई। इससे पहले की जो चिट्ठी लिखी गई थी उसमें ममता बनर्जी ने कहा था कि मृत्यु दंड लाने के लिए केंद्र सरकार कानून बनाने में सहयोग करे और कानून बनाए। कोलकाता कांड में संदीप घोष पर शिकंजा कसा हुआ है। देखिए 15वें दिन भी पूछताछ चल रही है और 160 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। कोलकाता कांड में रेप मर्डर मामले में पॉलीग्राफ हो चुका है और करप्शन केस की भी यहां पर जांच की जा रही है, क्योंकि संदीप घोष के अलग अलग ठिकानों पर टीम पहुंची थी। ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच पड़ताल कर रही है। उधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी सस्पेंड कर दिया है संदीप घोष को। कोलकाता कांड में संदीप घोष पर शिकंजा कसा गया है। डॉक्टर बेटी को इंसाफ कब तक मिलेगा, ये सवाल। कोलकाता कांड में पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, उसका पॉलीग्राफ हुआ। जब पहले दिन सभी का पॉलीग्राफ हुआ था तो संजय रॉय का पॉलीग्राफ नहीं हो पाया था तकनीकी खामी की वजह से, खराबी की वजह से। लेकिन अब संजय रॉय का दूसरे दिन पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। और इस बीच जिला न्यायपालिका सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। दरअसल ये क्या कुछ कह रहे, सुनते हैं। तो उससे मुझे लगता है समारोह भी बड़ा गंभीर है। कुछ ही दिन पहले मैं राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबिली सेरेमनी में गया था और आज सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्षों की यात्रा के उपलक्ष्य में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। और इस यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं का, न्यायपालिका के अनेकों मनुष्यों तक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उन करोड़ों देशवासियों का भी योगदान है जिन्होंने हर परिस्थिति में न्यायपालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा है।
भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं। ये हमारे उस सांस्कृतिक उद्घोष को बल देते हैं जो कहता है, सत्यमेव जयते नानृतम। इस समय देश अपनी के आजादी के 75 वर्ष पूरे करके संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इसलिए इस अवसर में भी गर्व भी है, गौरव भी है और प्रेरणा भी है। मैं आप सभी न्यायविदों को और सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस अवसर पर राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का जो महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है, मैं इसके लिए भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। आपातकाल जैसा काला दौर भी आया, तब न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। मौलिक अधिकारों पर हुए प्रहार तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रक्षा भी की। और यही नहीं, जब जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आया, तब न्यायपालिका ने राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर भारत की एकता की भी रक्षा की है। इन सब उपलब्धियों के बीच मैं इन यादगार 75 वर्षों के लिए आप सभी विद्वज्जनों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते 10 वर्षों में न्याय को सुगम बनाने के लिए देश ने कई प्रयास किए हैं। कोर्ट्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए मिशन लेवल पर काम हो रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के सहयोग की बड़ी भूमिका रही है। आज जिला न्यायपालिका का ये कार्यक्रम भी इसी का एक और उदाहरण है। इसके पहले यहां कई लोगों ने उल्लेख भी किया, सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने मिलकर ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया था। इस तरह के आयोजन ईज ऑफ जस्टिस के लिए बहुत ही जरूरी है। मुझे बताया गया है यहां भी अगले 2 दिनों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। पेंडिंग केसेस का मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और लीगल फैटर्निटी की बेहतरी। आपने चर्चा के लिए सभी जरूरी विषय तय किए हैं। मुझे खुशी है कि सबके साथ अगले 2 दिनों में
एक सेशन जुडिशियल वेलनेस पर भी रखा गया है। पर्सनल वेलनेस सोशल वेलबीइंग की सबसे पहली जरूरत है। इससे हमें हमारे वर्क कल्चर में हेल्थ को प्रायोरिटी देने में मदद मिलेगी। साथियों, हम सब जानते हैं आज आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है, विकसित भारत, नया भारत। नया भारत यानी सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत। हमारी न्यायपालिका इस विजन का एक मजबूत स्तंभ है। खास तौर पर हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भारतीय न्यायपालिका की व्यवस्था का एक आधार है। देश का सामान्य नागरिक न्याय के लिए सबसे पहले आप ही का दरवाजा खटखटाता है। इसलिए ये न्याय का प्रथम केंद्र है, ये पहली सीढ़ी है। हर तरह से सक्षम और आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकता है। मुझे विश्वास है ये राष्ट्रीय सम्मेलन, इसमें हुए विमर्श देश की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। साथियों, किसी भी देश में विकास का अगर कोई सबसे सार्थक पैरामीटर है तो वो है सामान्य मानवीय का जीवन स्तर। सामान्य मानवीय का जीवन स्तर उसकी ईज ऑफ लिविंग से तय होता है और सरल सुगम न्याय ये ईज ऑफ लिविंग की अनिवार्य शर्त है। ये तभी संभव होगा जब हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से लैस होगी। हम सब जानते हैं कि आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में करीब 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। न्याय में इस देरी को खत्म करने के लिए बीते एक दशक में कई स्तर पर काम हुआ है। पिछले 10 वर्षों में देश ने जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आपको एक और तथ्य जानकर खुशी होगी, पिछले 25 साल में जितनी राशि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की गई, उसका 75% पिछले 10 वर्षों में ही हुआ है। इन्हीं 10 वर्षों में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए 7,500 से ज्यादा कोर्ट हॉल और 11,000 रेसिडेंशियल यूनिट्स तैयार की गई है। साथियों, मैं जब लीगल फ्रेटर्निटी के बीच आता हूं तो ई कोर्ट्स का विषय आना बहुत स्वाभाविक है। टेक्नोलॉजी के इस इनोवेशन से केवल न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी ही नहीं आई, इससे वकीलों से लेकर फरियादी तक हर किसी की परेशानियां भी तेजी से कम हो रही है। आज देश में अदालतों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है और जैसा कि मैंने कहा, इन सभी प्रयासों में सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी अहम भूमिका निभा रही है। साथियों, पिछले वर्ष ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तीसरे फेज को भी स्वीकृति मिली है। हम एक यूनिफाइड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। हम पेंडिंग केसेस का एनालिसिस कर सकेंगे, भविष्य के मुकदमों का भी अनुमान लगा सकेंगे। पुलिस, फॉरेंसिक, जेल और कोर्ट
टेक्नोलॉजी इनको इंटीग्रेट भी करेगी और इनके काम को स्पीड अप भी करेगी। हम ऐसी न्याय व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जो पूरी तरह से फ्यूचर रेडी हो गई। साथियों, आप जानते हैं बड़े बदलाव में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के साथ ही नियमों, नीतियां और नीयत की भी भूमिका होती है। इसलिए आजादी के 7 दशक बाद देश ने पहली बार हमारे कानूनी ढांचे में इतने बड़े और अहम बदलाव किए हैं। भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमें नया भारतीय न्याय विधान मिला है। इन कानूनों की भावना है सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट। हमारे क्रिमिनल लॉज शासक और गुलाम वाली कॉलोनियल सोच से आजाद हुए हैं। सेडिशन जैसे अंग्रेजी कानूनों को खत्म किया गया है। न्याय संहिता की सोच नागरिकों को सजा देगा, यही एकमात्र नहीं है, लेकिन नागरिकों को सुरक्षा देना भी है। इसलिए एक और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त कानून बने हैं। दूसरी ओर पहली बार मामूली अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सबूत के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी मान्यता मिली है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इलेक्ट्रॉनिक मोड में समन भेजने की व्यवस्था बनाई गई है। इससे न्यायपालिका पर पेंडिंग केसेस का बोझ भी कम होगा। मेरा आग्रह होगा सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को इस नई व्यवस्था में ट्रेन करने के लिए नए इनिशिएटिव्स भी जरूरी है। हमारे जजेस और वकील साथी भी इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। जनता भी इस नई व्यवस्था से परिचित हो, इसमें भी हमारे वकील और बार एसोसिएशन का अहम रोल है। साथियों, मैं देश और समाज के एक और ज्वलंत विषय को आपके समक्ष उठाना चाहता हूं। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं।